Hello everyone, this is Santosh Kumar Sankhyan. I am back with my another video. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। लेकिन सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है और एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हर एक चीज़ लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, काउज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप उसमें बनता है और कोई ना कोई क्वेश्चन होता है उसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसका रिजल्ट ढूंढने के लिए, उसका जो एंड आउटकम है उसको सर्च करने के लिए हम जो है वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हमेशा ही एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में। 2-3 लेक्चर में वो आ जाएगा टॉपिक। लेकिन उससे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों हम रिसर्च को साइंटिफिक बोलते हैं, क्यों इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं, या कौन कौन से फैक्टर हैं जो बताते हैं कि रिसर्च क्या है और हमें पता लगता है कि रिसर्च होती है तो कैसी होती है और किस तरह से हम बोल सकते हैं कि रिसर्च यही एक अच्छी रिसर्च है। तो मैंने कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर इसके लिस्ट किए हैं 2-3 बुक्स को कंसल्ट करके। तो लेट्स हैव ए डिस्कशन ओवर देम। सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का, वो है जी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हमारी जो रिसर्च है वो अनबायास्ड होनी चाहिए। आपने वर्ड सुना होगा कि सब्जेक्टिव असेसमेंट और एक सुना होगा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो जब बात आती है सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव का मतलब जब भी हम जैसे मान लो अपना एग्ज़ाम लिखते हैं, उस एग्ज़ाम में हम पैराग्राफ लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में एग्ज़ाम देते हैं, तो 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन का आंसर लिखा होता है। उसमें जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो जो हमने लिखा है उसके बेस पे हमें मार्क्स देता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किसी ने कम अच्छा लिखा होता है उसको कम नंबर मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है एक तरह के क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 में से ही हर एक स्टूडेंट को चूज करना है, तो उस केस में बायास्डनेस नहीं होती है। जिसने जो टिक किया होगा आंसर उसके बेस पे उसकी असेसमेंट होगी। लेकिन जब बात आती है डिस्क्रिप्टिव आंसर की, तो वहाँ पे बायासनेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारी जो रिसर्च है सब्जेक्टिव कभी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जो रिसर्चर है वो अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं कर सकता है। जो फैक्ट्स हैं, डाटा है, फिगर्स हैं, उसके बेस पे ही आपको अपने रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इसीलिए रिसर्च हमेशा ही अनबायास्ड होनी चाहिए और जब तक आपकी रिसर्च अनबायास्ड है तब तक ही वो आपको एक एक्यूरेट और सही रिजल्ट दे पाएगी और जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको मिल पाएंगे। सेकेंड जो इसका फीचर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स रिलायबिलिटी अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द थिंग्स, कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं, वाकई में वो आपको मिल पा रहा है कि नहीं। इसका एक और फीचर है वैलिडिटी। मैं इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस करूंगा और दोनों एक ही एग्जांपल से डिस्कस होते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाते हैं। सब पहले वैलिडिटी करेंगे, उसके बाद रिलायबिलिटी समझेंगे कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं रिसर्च में, जो भी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है हमने, चाहे वो क्वेश्चनायर है, शेड्यूल है, लिस्ट है उसकी क्वेश्चंस की, इसके अलावा हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, कोई स्केल यूज़ किया है, वो स्केल हमें सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर तो हमने कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उसको, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए क्वेश्चनायर के, और क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद जो रिजल्ट्स
हमें रिस्पोंडेंट देगा, अगर वही रिजल्ट हमें मिले फर्स्ट टाइम में, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे क्वेश्चनर या शेड्यूल, जो प्रश्नावली हम भरते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अगर तो जैसे एक रिस्पोंडेंट ने भरा, समहाउ हमें लगा कि रिस्पांस इर्द गिर्द इस पर्टिकुलर ऑप्शन के आसपास आएंगे और वैसा ही उसने भरा, तो हमें लगा कि वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। और जब हमने 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है उससे हमने जब क्वेश्चनर भरवाया और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश लोगों ने हमें आंसर दिए, वो हमें समहाउ वैसे ही दिए जैसे हम सोच रहे थे कि ऐसे आएंगे एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, तो फिर हमारा वो इंस्ट्रूमेंट, वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर रिलायबल हो गया। मतलब वैलिड तब हुआ जब हमने जो ऑब्जेक्टिव रखे थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिला, उसके हिसाब से क्वेश्चनर टिक हुआ, तो वो वैलिड हुआ। और बार बार जब हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बार बार हमें वैसे ही हमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वेश्चनर्स पे लोग टिक कर रहे हैं, लोग उन्हीं ऑप्शंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ और देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलग तरह का एग्जांपल है, लेकिन समझने के लिए वो नेचुरल एग्जांपल है। और मतलब देखिए कि मान लो, हम मान के चलते हैं कि दोपहर जो होती है वो 1 बजे होती है। दिन के 1 बजे का वक्त जो है वो दोपहर कहा गया है, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सूरज हमेशा पूरब दिशा से उगता है और जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है तो हम उसको दोपहर मानेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि उस वक्त दोपहर के 1 बजते हैं। अगर आपकी घड़ी में उस वक्त 1 बजा है और सूरज सिर के ऊपर है ठीक, तो आप बोलेंगे कि आपकी घड़ी जो है वो वैलिड वॉच है, क्योंकि दोपहर के 1 बजे होते हैं जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है। व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो अगर उस टाइम आपकी घड़ी 1 बजा रही है तो आपकी घड़ी जो है वो एक वैलिड वॉच है। कल का दिन आया, कल फिर सिर के ऊपर सूरज है और आपकी घड़ी फिर से 1 बजा रही है, अगले दिन फिर से 1 बजा रही है, उससे अगले दिन आपकी घड़ी फिर से 1 बजा रही है, तो आपकी वो वॉच जो है वो वैलिड वॉच मानी जाएगी। दूसरी बात, आपकी घड़ी जो है वो टाइम बताती है। अगर आपकी घड़ी टाइम बता रही है 12 तारीख को 1 बजे का और उस टाइम दोपहर हुआ है, अगले दिन अगर आपकी घड़ी 1 बजे ही बता रही है और 13 तारीख है तो वो वैलिड वॉच है। लेकिन मान लो ड्यू टू सर्टेन रीज़न आपकी घड़ी जो है वो 14 तारीख बता रही है, तो वो वॉच वैलिड होगी या नहीं होगी? यस, वो वॉच वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि घड़ी जो बनी है वो टाइम बताने के लिए बनी है, और अगर वो 1 ही बता रही है और रोज़ दोपहर के वक्त 1 बजा रही है जब सूरज ठीक सिर के ऊपर है, तो आपकी घड़ी वैलिड भी है, रिलायबल भी है। क्यों? क्योंकि हम घड़ी का यूज़ टाइम बताने के लिए ही करते हैं। इसी तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट जब हमें वही रिजल्ट देता है जो हमने सोचे थे, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आने चाहिए थे, तो वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। और अगर बार बार वैसे ही रिजल्ट हमें मिल पा रहे हैं तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल बन जाता है। मतलब उसकी हम कह सकते हैं कि वी कैन बिलीव हम दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी मच ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट हमारा जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। ये जो हम पढ़ेंगे इसके 10 पॉइंट्स करेक्टरिस्टिक्स के, ये 10 के 10 पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक पेपर 1 में और पेपर 2 में भी बनने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपने डाटाबेस लिया है,
जहाँ से भी रेफरेंसेस लिए हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपने रिसर्च के पर्पस के लिए, तो उन सोर्सेज को आपने ज़रूर जो है रेफ़र करना है अपने रिसर्च के एंड में, जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस, जिसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप मान लो किसी डेटाबेस का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ कहीं से लेते हैं, उसका रेफरेंस नहीं देते हैं, उसका सोर्स आप लिखते नहीं हैं, तो वो प्लेगरिज्म का इशू बनेगा और आपकी रिसर्च जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं हो सकती। तो इसलिए रिसर्च हमेशा ही उसमें आपकी रिसर्च क्रेडिबल होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर क्रेडिट मिलना चाहिए जिस भी आदमी का काम आपने वहाँ पे कोट किया है, साइट किया है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है उस रिसर्च की एप्लीकेशन, जो आपने रिसर्च किया उसको आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस पॉपुलेशन पे वो अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने रिसर्च की है शिमला में, यहाँ पर आपने रिस्पोंडेंट्स के सैंपल लिए 100 लोगों के, 50 लोगों के या 500 लोगों के, और आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, आपका कुछ टॉपिक था। तो जब आपने रिसर्च की कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो मतलब आपकी रिसर्च इतनी सुलझी हुई होनी चाहिए, आप ये बता पाएँ कि अगर पर्टिकुलर थिंग्स शिमला के इस तरह के लोगों के अप्लाई की जाए तो रिजल्ट्स ये आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे और 5 साल बाद भी ये आएंगे, अगर वो स्टडी मतलब टाइम, उसमें टाइम गैप जो है हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अप्लाई होने चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर फिनोमिना और पर्टिकुलर एरिया पे। ये है जी जनरलाइजेबिलिटी। इसके बाद है सिस्टेमेटिक। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रिसर्च हमेशा ही सिस्टेमेटिक होती है, उसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की जाती है, फिर लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, फिर रिसर्च की डिजाइनिंग होती है, उसके बाद डाटा कलेक्शन होती है, उसके बाद जो है आप इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और फिर अपनी रिकमेंडेशन और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जी। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है रिसर्च में। आप किसी भी एक स्टेप को वायलेट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो वो रिसर्च कभी ना तो कहलाएगी ना तो हो पाएगी। इसके बाद है जी साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब है कि आपकी रिसर्च जो है वो हमेशा ही लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए, कि मतलब उसमें एक काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर एक तर्क के पीछे एक तथ्य होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक जवाब होना चाहिए। इसलिए रिसर्च हमेशा ही साइंटिफिक बेस्ड होती है, उसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसने किया, ये सारी चीज़ें आती है। इसके बाद है जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने जो भी डाटा लिखा, जो भी फैक्ट्स ड्रॉ किए, जो भी फिगर्स उसमें लिखे, वो सारे बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, और आपने जो सोर्स यूज़ किया है उस डाटा का वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। मतलब जो भी आप साइट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको अभी फॉर एग्जांपल कोरोना से रिलेटेड डाटा चाहिए और वो इंडिया का डाटा चाहिए, तो आप किसी भी XYZ साइट से नहीं उठाएंगे। आप एक ऑथेंटिक सोर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर इंडिया की साइट है, वहाँ से जो डाटा मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक होगा। उसी डाटा को आप पब्लिश करेंगे और वो डाटा एक्यूरेट कहलाएगा। आप उसमें ना तो न्यूमेरिकल मिस्टेक्स करें और जो भी डाटा लिखें वो बिल्कुल ध्यान से लिखें। इसके बाद है जी कंटिन्यूअस। रिसर्च जो है वो हमेशा ही एक कॉन्टीन्यूअस है, वो कॉन्टीन्यूटी में चलती है कि जहां आपकी रिसर्च एंड हुई वहां से कोई और रिसर्च जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे हर रिसर्चर, या यूँ कहें कि मैक्सिमम रिसर्चर अपनी रिसर्च के एंड में स्कोप फॉर फ्यूचर स्टडीज़ देते हैं। उसका मतलब है कि जो चीज़ें उन्होंने कवर नहीं की ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जो रह गई करने से, उसको कोई और इंसान, कोई और थिंकर, कोई और फिलोसफर, कोई और रिसर्चर कवर अप कर सकता है। दैट इज़ नोन एज द स्कोप फॉर द फ्यूचर रिसर्च। तो रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती है, वो साइक्लिकल है। आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए, इसके बाद आप एक और दिशा में चल पड़ेंगे, कुछ और ढूंढने चल पड़ेंगे, वहाँ से आपको कुछ और ढूंढने के लिए एक क्लू मिल जाएगा। लास्ट इसका फैक्टर है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल्ड फैक्टर। कंट्रोल्ड फैक्टर का मतलब है मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर, कि आपकी रिसर्च इस तरह की होनी चाहिए जो कि
The concept of control implies that in a way that minimize the effect of other factors affecting the relationship. मतलब आप अपनी रिसर्च इस हिसाब से कंडक्ट करेंगे कि अदर फैक्टर्स जो हैं जो कि उस रिसर्च को इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो, कम से कम हो, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सही आएँ, जो मतलब काफ़ी हद तक सही आएँ। और ये तब पॉसिबल है जब आप एक्सट्रेनियस फैक्टर या जो और फैक्टर्स हैं जो आपकी स्टडी को हिट कर सकते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल्ड फैक्टर का और क्या कहते हैं एक अलग दूसरे फैक्टर होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आगे आएंगे जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे, वहाँ पे कंट्रोल फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा कंट्रोल फैक्टर का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स बुक जो एंडी फील्ड की है उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा, कोठारी में भी अच्छे से मिल जाएगा, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज़ एंड द सांख्यान स्टूडियो। अगर आपकी कोई क्वायरी होती है आप मुझे प्लीज़ ईमेल करें sksankyan666@gmail.com में। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, यू कैन प्लीज़ आप कर सकते हैं। 7627096162 मेरा नंबर दिया है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की कॉपी चाहिए वो भी अवेलेबल है, आप मांग सकते हैं जिस तरह की आपको चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स टू ऑल।